एक बार फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री की इस क्लास में। और हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अपना जो थर्ड सेमेस्टर है बीएससी का और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की जो चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, उष्मागतिकी फर्स्ट, जो अपनी फर्स्ट यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री की, उस चैप्टर को हमने कल स्टार्ट किया था और उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। कल पढ़ा था कि तंत्र क्या होता है, कोई सिस्टम क्या होता है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि सराउंडिंग्स क्या होता है और उसके अलावा हमने पढ़ा था बाउंड्री या परिसीमा क्या होता है। तो कल हमने जैसे कि पढ़ लिया था कि जिस चीज के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, मान लीजिए अपने सैंपल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे थे, तंत्र बोल रहे थे या सिस्टम या निकाय बोल रहे थे। इसके अलावा ब्रह्मांड में जो कुछ भी बच गया वो पूरा का पूरा पारिपार्श्विक या फिर क्या होता है, सराउंडिंग होता है। और ये तंत्र और पारिपार्श्विक जो को अलग करने वाली एक सीमा होती है, एक बाउंड्री जो होती है, वो क्या कहलाती है, अपनी परिसीमा कहलाती है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था। अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं तो कुछ और डेफिनेशन, कुछ और जो अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो इस यूनिट में अपने काम आएंगे, उनके ऊपर अपने चर्चा कर लेते हैं। तो अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम या हिंदी मीडियम या हिंदी में बोले तो उष्मागतिक साम्य की, कि क्या होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम या फिर उष्मागतिक साम्य। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा एक डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसके प्रकार पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उष्मागतिक साम्य हो सकता है। तो यदि किसी तंत्र के अवस्था गुण समय के साथ परिवर्तन न हो रहे हो, यानी कि कोई भी एक सिस्टम है, कोई भी एक तंत्र है अपने पास, और इस तंत्र के जो अवस्था गुण है वो क्या ना हो रहे हो, समय के साथ जैसे जैसे टाइम चल रहा है उस टाइम के साथ क्या नहीं हो रहे हो, परिवर्तित नहीं हो रहे हो। तंत्र का अपनी परिसीमा के साथ ऊर्जा तथा पदार्थ का प्रवाह ना हो रहा हो। अरे ये तंत्र है और ये इसकी क्या है, परिसीमा है। ये इस तंत्र की क्या है, परिसीमा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस तंत्र के अंदर जो पदार्थ है, इस तंत्र के पदार्थ की जो ऊर्जा है, जो ऊष्मा है, उसका प्रवाह है इस सराउंडिंग में ना हो रहा हो, इस परिसीमा के थ्रू, ये बाउंड्री को पार ना कर पाए। कहने का मतलब है कि बाउंड्री को पार नहीं कर पाए। अरे जैसे क्रिकेट की बात करें, अपने क्रिकेट का एक ग्राउंड होता है। क्रिकेट में जैसे ही बल्लेबाज शॉट लगाता है, जैसे ही बल्लेबाज ने स्ट्रोक खेल दिया, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, 4 या 6 कब तक नहीं हो सकता। अरे सर 4 या 6 तब तक नहीं हो सकता जब तक ये गेंद क्या नहीं हो, इस बाउंड्री को पार नहीं कर पाए, है ना। तो वही यहाँ पे है कि अपनी परिसीमा के साथ ऊर्जा तथा पदार्थ का प्रवाह न हो रहा हो। अगर कोई भी तंत्र है और उसमें जो पदार्थ है उसकी, उस पदार्थ की उष्मा, और वो पदार्थ जब अपनी परिसीमा से बाहर नहीं जा रहा हो, सराउंडिंग में नहीं जा रहा हो, पारिपार्श्विक में नहीं जा रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि ये जो तंत्र है ये उष्मागतिक साम्य में स्थित है। ये तंत्र जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में मौजूद है। अब बात करते हैं कि सर उष्मागतिक साम्य कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली उष्मागतिक साम्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। उष्मागतिक साम्य 3 प्रकार के होते हैं। किस किस रूप में, उष्मीय या तापीय साम्य, रासायनिक साम्य और यांत्रिक साम्य। हो सकता है कोई तंत्र उष्मा के रूप में साम्य स्थिति में हो सकता है कोई तंत्र रासायनिक रूप से साम्य स्थिति में हो सकता है कि कोई तंत्र यांत्रिक रूप से साम्य स्थिति में हो। पढ़ते हैं हम इन तीनों को कि होता क्या है उष्मागतिक या उष्मीय साम्य, रासायनिक साम्य और यांत्रिक साम्य। तो सबसे पहले रासायनिक साम्य की हम बात करते हैं। रासायनिक साम्य क्या है कि यदि तंत्र का रासायनिक संगठन सब जगह समान हो। अरे मान लीजिए ये तंत्र है, ये क्या है, तंत्र है, ये इस तंत्र की बाउंड्री है और ये सराउंडिंग है। इस चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। ये तंत्र है, इस तंत्र में कोई पदार्थ है, इस तंत्र में क्या है, कोई भी XYZ कोई भी पदार्थ या द्रव्य है, मौजूद है। अगर इस पदार्थ या द्रव्य का उष्मा जो है, ऊर्जा जो है, इस पदार्थ या द्रव्य की उष्मा जो है, ऊर्जा जो है, वो क्या है, एकदम समान है। कहा, इस तंत्र में, चाहे यहां पे अपने पता कर ले, चाहे यहां पता कर ले। अरे इसका एक बेसिक दैनिक जीवन का एग्जांपल बता देता हूं। चाय में चाय डालने वाला जो थर्मस होता है अपना, उस थर्मस में हमने चाय डाल रखी है। तो ऐसा होता है क्या कि सर ऊपर ऊपर से तो चाय गर्म आएगी और जैसे ही थर्मस के नीचे चले जाते हैं
तो नीचे से जो चाय अगर डालेंगे तो सर ठंडी हो जाएगी चाय। या कभी ऐसा होता है क्या कि सर ऊपर से 1-2 कप थर्मस में से चाय निकाली, तब तो उसका ताप अलग था, यानी कि सर ठंडी चाय थी, और जैसे जैसे नीचे से चाय आई थर्मस के तो वो चाय गर्म थी। ऐसा नहीं होता ना। होता क्या है कि बेसिकली पूरे के पूरे थर्मस में जो चाय होती है वो चाय का तापमान बिल्कुल समान होता है। और अगर उसका तापमान समान है तो हम कह सकते हैं कि ये तंत्र उष्मागतिक रूप से साम्य है, उष्मीय रूप से साम्य है, तापीय रूप से क्या है, साम्य स्थिति में है। यानी कि उस तंत्र के प्रत्येक स्थान पर उस पदार्थ का ताप क्या है, समान है। तो तंत्र में यदि सभी जगह ताप एकदम समान हो, बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, बिल्कुल समान होना चाहिए। अगर समान है और समय के साथ, यानी कि अपने जैसे बेसिकली चाय का एग्जांपल चल रहा है तो इसी को ले लेते हैं। आपने कप में चाय डाल के रख दी, चाहे उसको आप प्लेट से ढक देना, 5, 7, 10, 15, 20 मिनट बाद वो चाय ठंडी होगी ही होगी। लेकिन अगर अपने थर्मस में डाल देते हैं तो चाहे उसको 1, 2, 3, 4 घंटे बाद देख लो, तापमान उसका उतना ही रहता है, ताप चेंज नहीं होता, यानी समय के साथ तापमान परिवर्तित नहीं हो रहा होता। तो वो कौन सा रूप है, वो उष्मीय गति रूप से साम्य है, उष्मीय रूप से साम्य स्थिति होती है। यानी बेसिकली तापीय साम्य है उष्मीय साम्य को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, तो उसको बोल सकते हैं कि सर जब तंत्र का कोई पदार्थ या तंत्र का कोई द्रव्य है, उस तंत्र के द्रव्य की जो उष्मा है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो तंत्र उष्मीय गतिक रूप से क्या है, साम्य स्थिति में है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने, तो बात करते हैं रासायनिक साम्य की, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम, यदि तंत्र का रासायनिक संगठन सब जगह समान हो, कहने का मतलब यह है, रासायनिक संगठन का मतलब है कि उसका जो तंत्र है, मान लीजिए ये तंत्र है, इस तंत्र में कोई पदार्थ भर दिया मैंने, अगर पदार्थ का रासायनिक संगठन यानी कि ऐसा नहीं हो कि कहीं तो वो पदार्थ तनु रूप में मिल जाए, डाइल्यूट रूप में, और कहीं अपने को सांद्र रूप में, कंसंट्रेट रूप में मिल जाए, यानी कि उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ पदार्थ का रासायनिक संगठन कुछ है तो नीचे की तरफ भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने चीनी और पानी का एक घोल बना रखा है, एक मिश्रण बना रखा है, आपने क्या बना रखी है, चाशनी बना रखी है। तो चाशनी को आपने किसी बर्तन में डाल दिया, और उस बर्तन में ऊपर जितनी मिठास है उतनी ही मिठास उस चाशनी में नीचे होनी चाहिए, यानी कि रासायनिक संगठन उसका बिल्कुल समान होना चाहिए। रासायनिक संगठन उसका क्या होना चाहिए, बिल्कुल समान होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि ये तंत्र क्या है, रासायनिक रूप से साम्य स्थिति में है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं यांत्रिक साम्य। और ये चीज ध्यान रख लेना, साम्य अवस्था के लिए साम्य कोई चीज तभी होगी जब समय के साथ उसमें क्या ना हो, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, समय के साथ उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अब बात करते हैं अपने यांत्रिक साम्य की, कि सर यांत्रिक साम्य क्या होता है, कि यदि तंत्र अपनी परिसीमा के साथ पदार्थ का आदान प्रदान न हो, अरे तंत्र का अपनी परिसीमा के साथ पदार्थ का आदान प्रदान न हो, अरे ये तंत्र है, ये इसकी क्या है, परिसीमा, बाउंड्री, और ये चारों तरफ का भाग क्या है, अरे सराउंडिंग्स, या सराउंडिंग को हिंदी में बोलूं तो पारिपार्श्विक, यानी कि तंत्र के अंदर जो पदार्थ है वो अपनी परिसीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए, परिसीमा के साथ उस तंत्र के पदार्थ का कोई भी आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोल देंगे कि वो तंत्र क्या है, यांत्रिक रूप से भी क्या है, साम्य स्थिति में है, यांत्रिक साम्य स्थिति में मौजूद है वो तंत्र। तो ये अपनी बेसिकली बात थी उष्मागतिक साम्य की। 3 प्रकार का होता है, तापीय या उष्मीय साम्य, रासायनिक साम्य और लास्ट वाला यांत्रिक साम्य। ठीक है, अब बात करते हैं अपने उष्मागतिकीय प्रक्रम की। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कि सर ये उष्मागतिकी प्रोसेस है क्या, ये प्रक्रम पूरा है क्या, मैटर क्या है, ये चीज क्या है पूरी। तो हम बात करते हैं उष्मागतिकीय प्रक्रम की। तो ये उष्मागतिकीय प्रक्रम है ना, ये एक पथ है, एक रास्ता है। हाँ सर, रास्ता है कहाँ, बॉम्बे जाने का, दिल्ली जाने का है? अरे दिल्ली जाने का रास्ता है क्या? नहीं, यह पथ है जिस पर तंत्र की अवस्था का परिवर्तन होता है। अरे यह एक रास्ता है जिस पर किसी भी तंत्र की जो अवस्था है उस अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी कि मान लीजिए कोई तंत्र में लिक्विड चीज भरी है और लिक्विड गैस में बदल रहा है, अवस्था का परिवर्तन हो रहा है,
तो वो परिवर्तन जो होता है वो उसमें यह गतिकीय प्रक्रम कहलाता है। और जिस रास्ते से वो परिवर्तन हो रहा है, जिस पथ पे परिवर्तन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उष्मागतिकीय प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, उष्मागतिकीय प्रक्रम कहते हैं। अब बात करते हैं, यह परिवर्तन है ये कई स्थितियों से या कई परिस्थितियों से संपन्न हो सकता है। अब वो परिस्थितियां कौन कौन सी होगी उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि कई परिस्थितियों में क्या है कि ये संपन्न हो सकता है। वो परिस्थितियां हैं कौन कौन सी, उसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। तो मैं बेसिकली बात करूं तो सबसे पहले बात आती है समतापी प्रक्रम की। समतापी प्रक्रम की कि ऐसा रास्ता जहां पर ताप समान हो। अरे समतापी नाम से पता चल रहा है, समतापी ये नाम ही अपने को बता रहा है कि समतापी प्रक्रम में होगा क्या। समतापी प्रक्रम का मतलब है कि जब कोई भी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हो रही है, कोई भी उष्मागतिकी प्रक्रम हो रहा है और वहां पे ताप समान है, यानी कोई भी एक तंत्र है, उसका पदार्थ है, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ रहा है और अवस्था परिवर्तन के समय उस तंत्र का ताप स्थिर है। ताप स्थिर कैसे रह सकता है? ताप स्थिर रखने के लिए दो चीजें हो सकती है। क्या कि सर ताप स्थिर रहने के लिए हो सकता है कि तंत्र अपनी सराउंडिंग से, अपने चारों तरफ के क्षेत्र से तापमान का क्या करे? आदान प्रदान कर ले, विनिमय कर ले। अरे तंत्र कभी भी ताप इसका स्थिर कब रह सकता है? मान लीजिए इसका तापमान नीचे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पे इसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस जो इसके चारों ओर का क्षेत्र है यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। अरे तो इसका ताप स्थिर कब रह सकता है इस तंत्र का? कि सर ये आदान प्रदान कर ले और यहां बाहर भी 75 डिग्री हो जाए और अंदर भी क्या हो जाए? 75 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाए। यानी कि समतापी प्रक्रम किसको बोलते हैं? समतापी प्रक्रम वो प्रक्रम है जब किसी भी तंत्र की अवस्था का परिवर्तन समान ताप पे हो रहा हो, ताप को स्थिर रख के किया जा रहा हो, तो वो समतापी प्रक्रम कहलाता है। और इस वाले प्रक्रम में, समतापी प्रक्रम में क्या है कि विनिमय होता है। विनिमय ताप का, किसका? ताप का किसके साथ? सराउंडिंग के साथ, पारिपार्श्विक के साथ। ठीक है, बात करता हूं मैं किसकी? समदाबी प्रक्रम की। जैसे कि यहाँ पे समतापी नाम से पता चल रहा था समान ताप, यहाँ पे समदाबी यानी नाम से पता चल रहा है समान दाब। और दाब समान किसका? प्रक्रम का नहीं, तंत्र का। जब किसी भी तंत्र का परिवर्तन या तंत्र की अवस्था का परिवर्तन समान दाब पे हो रहा हो या दाब को स्थिर रख के हो रहा हो, तो वह प्रक्रम क्या कहलाएगा? समदाबी प्रक्रम कहलाएगा। समदाबी प्रक्रम की खासियत यह होती है कि समदाबी प्रक्रम में तंत्र को काम करना पड़ सकता है। तंत्र को क्या करना पड़ सकता है? कार्य करना पड़ सकता है। किसको? तंत्र को। तंत्र को खुद को कार्य करना पड़ सकता है समदाबी प्रक्रम के लिए। अब बात करो सम आयतनिक। अरे नाम से पता चल गया सर क्या बता रहे हो आप, तो आगे चलिए। सम आयतनिक प्रक्रम, अरे जिस भी प्रक्रम में आयतन समान हो, तंत्र में जो पदार्थ है उसका आयतन समान रखा जाए और उसकी अवस्था में परिवर्तन अगर हो रहा हो, तो वो प्रक्रम क्या कहलाता है? सम आयतनिक परिवर्तन कहलाता है। सम आयतनिक प्रक्रम की खासियत ये होती है कि यहां पे कार्य करना पड़ता है, लेकिन कार्य तंत्र नहीं करता, तंत्र पर कार्य करना पड़ता है। तंत्र पर कार्य करना पड़ेगा। अरे तंत्र पर कार्य करना पड़ेगा। अरे सर तंत्र पे क्या कार्य है? अरे आयतन समान बनाए रखने के लिए हो सकता है उसको कुछ ताप दिया जाए, हो सकता है उसको कुछ दाब दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे सम आयतनिक की बात है। ताप दाब वाली वो भूल जाना कि सर आप तो समदाबी समतापी बोल रहे थे। अरे सम आयतनिक जब पढ़ेंगे तब ताप दाब को याद नहीं रखना, जब समदाबी पढ़ेंगे तो ताप का फर्क नहीं देखना, आयतन का फर्क नहीं देखना। तो यहाँ पे कुछ दाब व दाब की स्थिति लगाई जा सकती है, यानी कि तंत्र पर कुछ कार्य किया जा सकता है। कौन सा प्रक्रम करने के लिए? सम आयतनिक प्रक्रम करने के लिए। अब बात करूं मैं रुद्रोत्सम प्रक्रम की। रुद्रोत्सम प्रक्रम क्या होता है? कल ही बताया था आपको रुद्रोत्सम प्रक्रम, जब हम तंत्र पढ़ रहे थे, रुद्रोत्सम तंत्र हमने आपको बताया था। तो रुद्रोत्सम प्रक्रम की बात करें तो रुद्रोत्सम प्रक्रम वो प्रक्रम होता है जब किसी भी तंत्र की उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा हो, किसके साथ? अपनी परिसीमा के साथ। यानी कि अगर ये तंत्र है और इस तंत्र के अंदर ये कोई पदार्थ है और इस पदार्थ की कोई उष्मा का है, उष्मा का कुछ मान है, हीट का उष्मा का कुछ मान है, वो मान इस परिसीमा के बाहर नहीं जा रहा हो
और बाहर अगर कोई उष्मा का मान है वो इसके अंदर, यानी कि तंत्र की जो उष्मा है वो ना तो अपनी बाउंड्री से बाहर जा रही है और ना बाउंड्री के बाहर से कोई उष्मा या ऊर्जा तंत्र के अंदर घुस रही है। इस प्रकार के प्रक्रम को हम रुद्रोष्म प्रक्रम बोलते हैं। अब बात करते हैं अपने चक्रीय प्रक्रम की। व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस की। तो चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है कि कोई भी तंत्र जिसमें परिवर्तन हो रहा हो लेकिन एक निश्चित समय के बाद वापस वह उसी स्थिति में आ जाए। अरे मान लीजिए कोई भी तंत्र है, इस तंत्र में मैंने लिक्विड भर दिया, अरे मान लीजिए इसमें मैंने H2O भर दिया, जल भर दिया और इसको उष्मा दे रहा हूं। जैसे जैसे उष्मा दे रहा हूं पानी है वो गर्म हो रहा है और भाप बन के उड़ रहा है, लेकिन भाप बन के उड़ने से पहले ये बाउंड्री से टकराएगा और टकराने के बाद में वापस ठंडा होके, क्योंकि ऊपर का तापमान जो बाउंड्री से बाहर का तापमान है वो तापमान काफी ठंडा है, तापमान ठंडा होने की वजह से ये इस प्रक्रम से ये भाप बाहर नहीं जा पाई और यहाँ पे टकरा के वापस पानी बन गई। लिक्विड था लिक्विड बन गया, लिक्विड था लिक्विड वापस बन गया। इस प्रकार के प्रक्रम को क्या कहते हैं? चक्रीय प्रक्रम। डेफिनेशन लिखना चाहे तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब किसी भी तंत्र में अवस्था परिवर्तन हो रहा हो तो कुछ समय के या निश्चित समय के बाद में तंत्र पुनः उसी अवस्था में लौट जाए जिस अवस्था में प्रारंभ में था। इस प्रकार के प्रक्रम को क्या कहते हैं? चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। अब बच गए उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे और इनके अंतर बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर क्या होता है। तो देखते हैं अपने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर क्या है और उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है क्या। थोड़ा सा डिटेल से इसके बारे में जानकारी लेते हैं। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की बात कर रहे थे तो इनमें अंतर तो अपने पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते क्या है। तो बात करूं मैं अगर उत्क्रमणीय प्रक्रम की, तो होता क्या है कि इस प्रकार का प्रक्रम जो अपने संपन्न करवा रहे हैं जिसमें कि जो तंत्र है उसका विचलन जो है वो बहुत ही अलग हो, तंत्र का विचलन अपने साम्य स्थिति से बहुत अलग हो, तो इस प्रकार के प्रक्रम को तो उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। और अगर तंत्र की साम्यावस्था से विचलन जो है, साम्यावस्था से वो अगर विचलन बहुत ज्यादा हो रहा हो, बहुत कम विचलन नहीं बहुत ज्यादा विचलन हो रहा हो अगर किसी प्रक्रम में, तो उस प्रकार के प्रक्रम को हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। अब बात करूं मैं इन दोनों के बीच में अंतर की कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि ये अत्यंत मंद होते हैं। बात करूं मैं उत्क्रमणीय प्रक्रम की तो ये अत्यंत मंद होते हैं, यानी बहुत ही धीमी गति से होते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है वो बहुत जल्दी होते हैं, बहुत तीव्र होते हैं। ये छोटे छोटे सतत पदों में संपन्न होते हैं, यानी कि जो उत्क्रमणीय प्रक्रम है ये धीरे धीरे स्टेप वाइज होता है, जबकि ये क्या है एक साथ ही हो जाता है बड़े पदों में, बहुत बड़े स्टेप में ये क्या होता है कंप्लीट होता है। इसीलिए तो ये फास्ट है और ये स्लो है। ये किसी भी दिशा में हो सकते हैं। अगर उत्क्रमणीय प्रक्रम की बात करूं तो इनकी दिशा निर्धारित नहीं होती है, किसी भी दिशा में हो सकते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हमेशा एक ही दिशा में होते हैं। अब बात करें अपने किसकी, इसमें अधिकतम कार्य प्राप्त किया जा सकता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में अधिकतम कार्य किया जा सकता है प्राप्त, जबकि इसमें कार्य की मात्रा बहुत कम प्राप्त होती है। पारिपार्श्विक में कोई स्थायी परिवर्तन किए बिना इनमें प्रारंभिक अवस्थाओं को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जिस अवस्था प्रारंभिक अवस्था जो थी अपने तंत्र की, उस तंत्र या निकाय की जो प्रारंभिक अवस्था थी उसको पारिपार्श्विक यानी कि चारों तरफ तंत्र के चारों तरफ का क्षेत्र सराउंडिंग ब्रह्मांड का चारों तरफ जो तंत्र को छोड़ के ब्रह्मांड का जो भी क्षेत्र बच गया वो पूरा का पूरा क्षेत्र पारिपार्श्विक कहलाता है। उसमें कोई भी परिवर्तन किए बिना स्थायी परिवर्तन, ये भी देख लेना, परिवर्तन हो सकता है। स्थायी परिवर्तन का मतलब है उसको पूरा चेंज कर दिया जाए, क्लाइमेट ही चेंज कर दे, उसको चेंज किए बिना इनमें प्रारंभिक अवस्थाओं को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि तंत्र जो मूल अवस्था में था उस मूल अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, जबकि इस प्रकार वाले प्रक्रम में अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में ऐसा नहीं किया जा सकता। तो यहां पे अपना एक और टॉपिक खत्म होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, उष्मागतिकीय साम्य और उष्मागतिकीय प्रक्रम। अब इसके बाद में अपने पढ़ेंगे कि कार्य ऊर्जा और उष्मा, उष्मा और कार्य में जो कंसेप्ट है, जो सिद्धांत है, जो संबंध है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं बता देता हूं कि चैनल पे आपके प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे के लेक्चर्स को भी देख सकते हो।
ताकि आपकी पूरी की पूरी रिवाइज हो जाए यूनिट, या यूनिट पूरा का पूरा एक साथ आप रीड कर सको, अध्ययन कर सको। एग्जाम आपके बिल्कुल नजदीक है तो आप मेहनत करते रहिए। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की भी प्लेलिस्ट साथ साथ बनी हुई है, उनका सिलेबस भी साथ साथ चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर का भी चल रहा है।